साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बाकी यूनिट का कोई पता नहीं होता है कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा। बट जो पैराग्राफ है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, वो आना ही आना है। अगर आप उसके तरीकों को, टिप्स को, ट्रिक्स को समझ लेते हैं तो आप यहाँ से आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है वो कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित है। उम्मीद है आप सभी के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। पूरी क्लास देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एनटीए यूजीसी नेट 2024 और 25 एग्ज़ाम। टॉपिक हमारा है पैराग्राफ, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, गद्यांश भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश बोलते हैं ना, तो इसको चाहे आप पैराग्राफ बोल लीजिए, चाहे कॉम्प्रिहेंशन बोल दीजिए, चाहे अपठित गद्यांश बोल दीजिए। दो आते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट में आता है, दूसरा सेकंड पेपर में आता है। वैसे तो मैंने यहाँ पे 10 अंक लिखा है। आपके यहाँ से देखिए 10 प्रश्न, कभी कभी सेकंड पेपर जो है ना उसमें 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से 10 और इधर 5, इधर के 5 ही रहते हैं, तो 15 प्रश्न और 30 अंक हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पेपर फर्स्ट का कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन ये ट्रिक्स और टिप्स आप दोनों में लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए। अच्छा, इस प्रश्न को सॉल्व करने की, इस गद्यांश को सॉल्व करने की कुछ टिप्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आगे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अंक आपको धरे धराए मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें अंक देती हैं। तो चलिए, जो मैं टिप्स यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए भाई, आज का मोटिवेशन थॉट जो है हमारा है, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है, मत भूल तू इंसान है, कोई अवतार नहीं है। उठ चल दौड़ फिर भागे मुसाफिर, क्योंकि ये जीवन संक्षिप्त है और शायद इसका कोई सार नहीं है। राइट, हम भगवान तो है नहीं, गलतियां तो भगवान से भी होती हैं। भगवान ने भी संघर्ष किया है, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। भगवान है, भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है ना, बहुत सारे भगवान जो हैं, यहाँ तक कि जो कहे जाते हैं महाकाल कहे जाते हैं, उनकी भी अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे, आप शिव पुराण पढ़ेंगे, शिव महापुराण, तो उसमें आपको उनकी स्टोरी मिलेगी। जो महाकाली कही जाती है, उनके संघर्ष को लिखा गया है ना। तो वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम तो साधारण इंसान हैं, हमारे पास कौन सी पावर है? हमारे पास एक इच्छा शक्ति की पावर है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। वैसे तो जो डेवलप होना होगा उसे तो कोई रोक नहीं पाएगा, कि हमें छोटे से बड़ा होना है, बड़े से बूढ़ा होना है, और बूढ़े से होकर ऊपर चले जाना है। ये चीज़ इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये स्वाभाविक है, होना है। ठीक है, तो चलिए, फिलहाल ये मोटिवेशन हो गया, हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में क्या होगा, ऐसे आपको एक स्क्रीन पे ही आएगा ना, तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, ये गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करिए। यही तो करते हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं करना है। पैराग्राफ देखा, तुरंत उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं समझ में आएगा। हमें क्या करना है? टिप्स नंबर 1, क्या करना है? पैराग्राफ को छोड़ देना है, सीधे जाना है क्वेश्चन पर। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ये टिप्स आपको यूज़ करनी है। सिर्फ यहाँ वीडियो में मैं बनाने के लिए, मैंने व्यूज़ पाने के लिए मैंने नहीं क्लास बनाई है। मैंने क्लास बनाई है कि मेरे द्वारा ये जो टिप्स है, जो मैंने 2018 से अभी तक बहुत सारे साथियों से शेयर की है, और उनको फ़ायदा भी हुआ है, और यूज़ भी कर रहे हैं, यूज़ करके आगे भी बढ़े हैं, सक्सेस भी मिली है। तो वही टिप्स मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। ठीक है, कि पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, वो समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। पैराग्राफ में सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, पैराग्राफ को छोड़ देना है। टिप्स आपको अपनाना है कि सबसे पहले आप जाएंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से। क्वेश्चन पढ़ने में कहाँ आपको सेकंड लगते हैं, आपने इतनी प्रैक्टिस की है, आपने इतना पढ़ा है। राइट, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक बच्चा निम्न में से कहाँ पर मूल्य आधारित शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप एक प्रबुद्ध
प्रबुद्ध मनुष्य बनता है। तो पैराग्राफ समझ में आ गया ना कि एक बच्चा और शिक्षा, मतलब बच्चे की शिक्षा से संबंधित पैराग्राफ है। ठीक है, तो कितना अच्छा हमें समझ में आ गया। केवल घर में, केवल विद्यालय में, घर में, विद्यालय में व समाज में, केवल समाज में 5 और 16 वर्ष की आयु के बीच। देखिए आप समझ सकते हैं, और इसका आंसर बिना पैराग्राफ पढ़े आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी टिप्स लगाएंगे, ट्रिक्स लगाएंगे, कुछ नियम फॉलो करेंगे, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं और 2 अंक पक्का कर सकते हैं। आपको पता है नेट और जेआरएफ 2 अंक से ही होता है। बहुत सारा कुछ करने के बाद या तो 2 अंक से आपका नेट रुकता है या फिर 2 अंक से जेआरएफ रुकता है। जिनका ये रुकता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो 10 प्रश्न पीछे हैं, 20 प्रश्न पीछे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो 2 अंक से नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। फेल का उनके ऊपर एक टिक लग जाता है कि ये फेल हो गए। 99 परसेंटाइल लाने के बाद भी जिनका रिजल्ट रुक जाता है, उनके लिए कि यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप कहते हैं ना डेडिकेशन के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप आसानी से अंक प्राप्त कर लेंगे और आप नेट भी क्वालिफाई कर लेंगे, जेआरएफ भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और बाकी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें आता है, तो उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। समझ में आ गया। एक बच्चा निम्न में से कहाँ पर मूल्य आधारित शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप एक प्रबुद्ध मनुष्य बनता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन देख सकते हैं, ए और ई, केवल घर में और 5 और 16 वर्ष की आयु के बीच में। तो केवल घर में तो नहीं हो सकता है। ए डी कह रहा है कि केवल घर में, केवल समाज में और 5 और 16 वर्ष की आयु में। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सी और ई, घर में, विद्यालय में व समाज में और 5 और 16 वर्ष की आयु के बीच में। चलिए ठीक है। 4 ऑप्शन देखिए, ए और बी, ए और बी, केवल घर में, केवल विद्यालय में। अब आप इसका आंसर आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिखिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं भी आंसर बताऊंगी और अभी पैराग्राफ भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर होगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे सपनों के राष्ट्र के निर्माण हेतु निम्न में से क्या अनिवार्य है? बताइए। शिक्षा पर बात हो रही है। हमारे सपनों के राष्ट्र के निर्माण हेतु निम्न में से क्या अनिवार्य है? आप खुद सोच सकते हैं। और अधिक विद्यालय, मूल्य आधारित शिक्षा, लोकतंत्र या फिर त्वरित नगरीकरण। नगरीकरण होना चाहिए, शिक्षा हो या ना हो। लोकतंत्र होना चाहिए, शिक्षा हो अथवा ना हो। और अधिक विद्यालय बन जाने चाहिए, खूब अच्छे अच्छे क्लासेस लगने चाहिए, खूब स्टूडेंट जाना चाहिए, बट वहाँ पे शिक्षा नाम मात्र की हो तो क्या फ़ायदा है? इसका भी आंसर आप आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे सपनों के राष्ट्र के निर्माण हेतु निम्न में से क्या अनिवार्य है। और आपको बता दूं, ये कॉम्प्रिहेंशन मैं बातों से नहीं, वो मैंने आपको बताया था, बातों से बतासे नहीं बनते हैं, मेहनत से बनते हैं। बहुत मेहनत लगती है, पूरी प्रोग्रेस में बहुत टाइम भी लगता है ना। तो ये जो है क्लास है ना, ये अभी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप ये बोलें कि मैम ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख लीजिएगा जाके, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए समेकित मिशन होने की आवश्यकता है? किसके लिए समेकित मिशन होने की आवश्यकता है? उत्तम मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा, घर में व विद्यालय में। उत्तम मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा, घर में व विद्यालय में। फर्स्ट है अधिक विद्यालय में, सेकेंड है लोकोपकारक, थर्ड है माता पिता व शिक्षक, 4 है व्यापारीगण। मतलब ऐसे कॉम्प्रिहेंशन आ जाएं और ऐसे हमने तैयारी कर ली, कितना अगर हम कठिन कठिन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे तो आंख बंद करके आप सॉल्व कर सकते हैं ना, यहाँ से अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे।
इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि उत्तम मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा घर में व विद्यालय में कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। आंसर आपके सामने है, आंसर आप टिक कर सकते हैं, सही जवाब बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अभी मैं इनके आंसर भी बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना। बहुत जल्दी जल्दी में आसान नहीं होता है, चीज़ें आसान नहीं होती। ध्यान से चीज़ों को करेंगे तो वो लंबे समय तक टिकेंगी और आपको लाभ देंगी। और जल्दी जल्दी में आपने कर लिया तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये क्लास अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और आई होप आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक उत्तम परीक्षा प्रणाली को निम्न में से क्या क्या होना चाहिए। एक उत्तम परीक्षा प्रणाली में निम्न में से क्या क्या होना चाहिए, ऐसे प्रश्न होना चाहिए। प्रणाली को निम्न में से क्या क्या होना चाहिए, देखिए टाइपिंग गलत की है। एक उत्तम परीक्षा प्रणाली में निम्न में से क्या क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन, बच्चों की रचनाशीलता को मान्यता देनी चाहिए। बी ऑप्शन, बच्चों की व्यक्तित्वता को मान्यता देनी चाहिए। सी ऑप्शन, रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। डी ऑप्शन, नवीन विचारण को प्रोत्साहन देना चाहिए। आप सोचिए इनमें से किस चीज को हटा दिया जाए तो आंसर निकल आएगा, और जिसमें वो ऑप्शन नहीं होगा वही आपका सही जवाब होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे प्रश्न सॉल्व कराऊं और ऐसे ही प्रश्न आते रहें तो कितना। 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये, 24 चल रहा है, जनवरी में एग्ज़ाम है, अगले महीने में, बहुत दूर नहीं है, तो आप कर सकते हैं। चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक ऑप्शन हटाना है, बाकी पूरा आंसर आपका आ जाएगा। और वो ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, आप आसानी से बता सकते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है। मज़ा आ रहा है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। अभी मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, आंसर भी नहीं देखे, लेकिन सारे आंसर सही होंगे। जो 2018 में मैंने मेहनत की थी ना, वो मुझे लगता है तब मैंने अच्छे से चीज़ों को सीखा और अब मेरे लिए आसान हो रही हैं, राइट। और मैं कितने लोगों को सिखा पा रही हूँ। एडू क्लासेस पर देखो आप, 50,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और कितने लोगों ने लाभ लिया। वही मैं चाहती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी पर भी आप सभी लोग इतना स्नेह दें, इतना सीखें और मुझे भी बताएं। मैं भी सीख रही हूँ और सीख सीख के आपको सिखा रही हूँ, है ना। जीवन का नाम ही सीखना है ना, आधिगम करते रहिए। चलिए, कथन 1 है, विद्यालयों को केवल शिक्षा के केंद्र होना चाहिए। सेकंड है, युवा हमारी जनसंख्या का एक अल्प भाग है। ठीक है, अब आप बताइए, विद्यालयों को केवल शिक्षा के केंद्र होने चाहिए, बाकी सिर्फ शिक्षा होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं सिखाना चाहिए। युवा हमारी जनसंख्या का एक अल्प भाग है, तो हमारा युवा देश क्यों कहा जाता है। भारत हमारा तो युवा देश कहा जाता है कि सबसे अधिक युवा अगर कहीं हैं तो भारत में है, इसलिए युवा देश कहा जाता है, जवान देश कहा जाता है भारत को। और हम भारत में बैठकर इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। इंडियन हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम है, उसका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो युवा हमारी जनसंख्या का एक अल्प भाग नहीं है, एक बहुत बड़ा भाग है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे भाई। अब चलिए, दोनों ही मतलब सेकंड ऑप्शन। अब चलिए, अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हमारी समझ में आ गया। अब जब हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना, तो हमारी समझ में आ गया कि अब हम पैराग्राफ जो है छोटा सा है उसको पढ़ लेते हैं, फिर हमारे आंसर हमें मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप इस पैराग्राफ को सॉल्व करने में 5 मिनट लगा देंगे तो आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को जाने मत दीजिएगा, इस टिप्स को फॉलो ज़रूर करिएगा कि 5 मिनट अपना आराम से पैराग्राफ को दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पैराग्राफ क्या है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसकी बाल्यावस्था होती है। कहते हैं ना, नींव अगर मजबूत होगी तो मकान बहुत मजबूत होगा। कि बचपन में अगर आपको अच्छी शिक्षा संस्कार दिए जाएंगे तो जीवन भर वही आपके पास रहेंगे, राइट। तो बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे जीवन का। हमारे युवा नागरिक 5 से 16 वर्ष आयु के बीच जो शिक्षा घर, विद्यालय व समाज में प्राप्त करते हैं, वह उनके शेष जीवन हेतु उन्हें आकार देगी। वेरी गुड, आंसर मिल रहा है ना आपको। हमारे युवा नागरिक
5 से 16 वर्ष के आयु के बीच जो शिक्षा घर में, विद्यालय में, समाज में प्राप्त करते हैं ना, वह उनके शेष जीवन हेतु उन्हें आकार देगी। इस चरण के दौरान प्रबुद्ध मनुष्य बनने के लिए उन्हें उत्तम मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता होती है। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता होती है। 5 से 16 वर्ष की जो आयु है उसमें घर में सीखेंगे, विद्यालय में सीखेंगे, समाज में सीखेंगे, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। आगे दूसरा पैराग्राफ कह रहा है माता पिता और शिक्षकों को, माता पिता और शिक्षकों को एक उत्तम मूल्य प्रणाली आधारित शिक्षा के लिए समेकित मिशन की आवश्यकता है। घर में और विद्यालय में, घर में और विद्यालय में अपने सपनों का राष्ट्र भाई क्लास बना रहे हैं तुम लोग ना, मुझे ना इसीलिए मैं क्लास। दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है माता पिता और शिक्षकों को एक उत्तम मूल्य प्रणाली आधारित शिक्षा के लिए समेकित मिशन की आवश्यकता है। माता पिता और शिक्षक जो हमें एक उत्तम मूल्य प्रणाली आधारित शिक्षा देते हैं, घर में और विद्यालय में, दोनों जगह। ना ही सिर्फ घर में भी नहीं हो सकती है, सिर्फ विद्यालय में भी नहीं हो सकती। तो जब घर में भी शिक्षा मिलेगी और विद्यालय में भी मिलेगी तो समाज से मिलेगी। अपने सपनों का राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा मूल है। यदि आप चाहते हैं अपने सपनों का राष्ट्र बनाना, अपने सपनों को साकार करना, तो उसमें शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा ज़रूरी नहीं है आपके पास डिग्रियाँ हों, आपके पास उत्तम विचार हों, उत्तम संस्कार हों, ठीक है। कभी भी किसी को गिराने की कोशिश मत करो, अपनी तरफ से किसी को गलत रास्ते पर ना ले जाओ, राइट। ये चीज़ें होनी चाहिए। आप अगर किसी को सही दिशा नहीं दिखा सकते, किसी को अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उसे पीछे खींचने की कोशिश भी मत करिए, तब आप एक अच्छे इंसान होंगे। किसी के साथ गलत मत करिए। कोई क्या कर रहा है, कैसा है, वो ठीक है, बट आप अपनी तरफ से ऐसा काम ना करिए जिससे आपका समाज खराब हो, है ना। चलिए फिलहाल पाठ्यचर्या, घर में और विद्यालय में ये हमारा हो गया। एक समाज के रूप में हमारी समस्त आकांक्षाएं हमारे युवाओं, जो हमारी जनसंख्या का इतना बड़ा भाग है, कि सामर्थ्य में बंधी हुई है। अब वहाँ पे अल्प भाग बोल रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में साफ कहा गया कि जो हमारी जनसंख्या का इतना बड़ा भाग है, एक बहुत बड़ा भाग है, इसलिए हमारा देश जो है युवा भारत कहा जाता है, राइट। आंसर मिल रहे हैं ना। चलिए, हमारी शिक्षा में बच्चों की व्यक्तिकता रचनाशीलता को उचित महत्व प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, और पाठ्यचर्या नव प्रवर्तनकारी और परीक्षा प्रणाली का पुनः कल्पन चाहिए, ना कि रटने पर फोकस करना चाहिए। उसी ऑप्शन को हटाना है, ठीक है, ताकि ये तथ्यों को कंठस्थ करने के स्थान पर, कंठस्थ नहीं करना है मतलब रटना नहीं है, कंठस्थ करना मतलब रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग, समझ होनी चाहिए। रचनाशीलता व नवीन विचारण को मान्यता दें और उसका मूल्यांकन करें। विद्यालयों को मात्र शिक्षा के केंद्र ना होकर ज्ञान व कौशल विकास के केंद्र बनना चाहिए। साफ लिखा है ना कि विद्यालयों को मात्र शिक्षा के केंद्र ना होकर ज्ञान व कौशल विकास के केंद्र बनना चाहिए। जैसे सिलाई है, कुकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेयर निकलते हैं, कंप्यूटर है, सिलाई कढ़ाई, बहुत न जाने कितने जो है स्किल हैं जो सिखाने चाहिए स्कूलों में, राइट। बहुत सारे, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, डांस है ना। एक तो अभी तो चल रहा है ढोलक बजाना वो भी सीखते हैं, तबला बजाना सीखते हैं, गिटार बजाना सीखते हैं, वीणा बजाना सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बांसुरी बजाना सीखते हैं, संगीत है, हर चीज़। मतलब सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं होना चाहिए, ज्ञान व कौशल विकास के केंद्र बनना चाहिए। तो साथियों, ये हमारा पैराग्राफ था, हमें सारे आंसर मिल चुके हैं, ठीक है। अब यही है कि जब ऑफलाइन होता है तो हम उस पर टिक कर सकते हैं, तो लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, फ्रॉड बहुत होता है। तो हमारी सरकार, जो हमारा NTA जो आयोग है, वो फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहा है, अच्छा है। अभी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पेपर आपको ऑनलाइन मिलेगा, बट कॉपी आपको ऑफलाइन मिलेगी। ये भी बहुत अच्छा रहेगा, ये भी बहुत शानदार रहेगा कि पेपर आपको वहाँ सबमिट हो गया, कॉपी आपकी अलग जा रही है, ये भी अच्छा है। चलिए, तो अब हम आंसर दे सकते हैं ना। पढ़ लिया है कि एक बच्चा निम्न में से कहाँ पर मूल्य आधारित शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप एक प्रबुद्ध मनुष्य बनता है। तो C
और ई, घर में, विद्यालय में व समाज में, और 5 और 16 वर्ष की आयु के बीच में, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए, शिक्षा घर में, विद्यालय में, समाज में और नागरिक 5 से 16 वर्ष, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो ये हमें मिल रहा है सी और ई, 5 और 16 वर्ष की आयु के बीच में। चलिए, ये हो गया थर्ड ऑप्शन सही जवाब। आई होप आप लोगों ने भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे। लिखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, लिखना चाहिए। हमारे स्वप्नों के राष्ट्र के निर्माण हेतु निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो सेकेंड ऑप्शन, मूल्य आधारित शिक्षा, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था पैराग्राफ में। हमारे सपनों का राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा मूल है, राइट। और हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके लिए समेकित मिशन होने की आवश्यकता है? उत्तम मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा घर में व विद्यालय में कहाँ, किसके माध्यम से मिलना चाहिए? तो थर्ड ऑप्शन, माता पिता व शिक्षक। ये भी आपको मैं पैराग्राफ में दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये समेकित मिशन की आवश्यकता घर में और विद्यालय में माता पिता और शिक्षकों को एक उत्तम मूल्य प्रणाली आधारित शिक्षा के लिए समेकित मिशन की आवश्यकता है। ठीक है, माता पिता और शिक्षक। तो थर्ड प्रश्न में हमारा आंसर मिल गया हमें, थर्ड, माता पिता व शिक्षक। ठीक है, आई होप क्लास पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और क्लासेस आपको मिलेंगी। और 500 प्लस प्रश्न की मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, जिसमें मैं लगभग तो 2023 के ही क्वेश्चन अभी सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी का, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखेंगे कि एक उत्तम परीक्षा प्रणाली निम्न में से क्या क्या होना चाहिए? तो बच्चों की रचनाशीलता को मान्यता देनी चाहिए, पढ़ा था हमने। बच्चों की व्यक्तित्व को मान्यता देनी चाहिए और रटकर कंठस्थ सीखने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, नवीन विचारण को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ए और बी और डी सही जवाब होगा। सी जिसमें है वो कट जाएगा। ठीक है, कि रटने पर फोकस नहीं कराना चाहिए। और आज की जो शिक्षा प्रणाली है, सिर्फ सिलेबस को रटाया जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है। लेसन में क्या लिखा है, शिक्षा क्या दी गई है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है स्कूलों में। आप देख सकते हैं आपके घरों में जो बच्चे जा रहे हैं, उनसे पाठ का जो लेसन है उसका अर्थ पूछिएगा, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बताया ही नहीं जा रहा है। अधिकतर यही हो रहा है। अगर कहीं पे बताया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बताना चाहिए, क्योंकि हम ही में से कोई ना कोई टीचर निकलते हैं, तो उन्हें अपना काम जरूर करना चाहिए। भले ही एक लेसन आप 4 दिन में पढ़ाइए, बट उसका अर्थ जरूर बताइए, जिससे बच्चों को मूल्य पता हो शिक्षा का, राइट। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, विद्यालयों को केवल शिक्षा के केंद्र होना चाहिए? नहीं, हमने पढ़ा है कि विद्यालयों को केवल शिक्षा के केंद्र नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ज्ञान भी मिलना चाहिए और कौशल विकास भी होना चाहिए। टेक्निकल है ना, सोशल जो भी वर्क हैं बच्चों को सिखाने चाहिए, और उनको जो आसपास की जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो कि प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब उनको सिखाना चाहिए। एक्स्ट्रा क्लासेस देनी चाहिए। इसका जो रीज़न है, युवा हमारी जनसंख्या का एक अल्प भाग है, तो एक बहुत बड़ा भाग है, इसीलिए भारत को युवा देश कहा जाता है। इसलिए ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य होंगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आगामी एग्ज़ाम में आप इससे बहुत हेल्प लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो पैराग्राफ आएगा अभी, क्योंकि मैं एक क्लास लेकर आई हूँ, अभी बहुत सारी क्लासेस, जितने भी शिफ्ट के पैराग्राफ हैं वो सभी मैं सॉल्व कराऊंगी। तो हो सकता है 20 से 25 में सॉल्व करा दूँ एग्ज़ाम तक। तो 10 में 10 अंक लेकर आएंगे जो भी इस क्लास को देखेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर इन करती हूँ। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।